दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन पाठ सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा यानी जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के नए पैटर्न के अनुसार कुल 120 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 40 प्रश्न और वैकल्पिक विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपके विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन को भी तैयार करना प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन में आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो या ये प्रैक्टिस सेट अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ परीक्षा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मात्रकों से संबंधित है। देखिए प्रश्न है, आपको बताना है कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। तो देखिए ऑप्शन जो दिए हैं, कूलाम गास स्टेरेडियन, सेल्सियस ग्रेड और सेकेंड, सेंटीलीटर गैलन और सीमेंस, या फिर सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? माप इकाइयों की सीजीएस पद्धति या सीजीएस सिस्टम में जो माप की परिभाषा है वो है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। देखा जाए तो भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब ये होता है कि दोस्तों देखिए इसमें दूरी को या लंबाई को जो है वो सेंटीमीटर में, देखिए सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में सीएम में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और देखिए समय को आपको सेकंड में जो है व्यक्त किया जाता है या इसका मात्रक है। इसके अलावा एफपीएस पद्धति होती है। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति जिसको मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहा जाता है। और चौथी पद्धति एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो पद्धति है, इसमें 7 मूल मात्रक माने गए हैं। देखिए जो एसआई पद्धति है इसमें 7 मूल मात्रक हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। और इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन भी होते हैं। तो सही उत्तर है सीजीएस प्रणाली में, या सीजीएस प्रणाली का अर्थ होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। वहीं एमकेएस का मतलब होता है दोस्तों मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है एमकेएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव रेखा पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्रुवों पर दोस्तों, किसी भी या ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि होता है, जबकि भार जो होता है वो पृथ्वी पर वस्तु स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। यानी अगर जो आप पृथ्वी इसको माने तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और बीच में जो एक काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा खींची गई है। तो दोस्तों ध्रुवों पे किसी वस्तु का भार जो होता है ये अधिकतम होता है, यानी यहाँ पर ये अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। और भार में ये परिवर्तन पृथ्वी की आकृति और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। तो सही उत्तर है देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक पृथ्वी पर ध्रुव रेखा पर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम सैटेलाइट यानी जो हमारा सैटेलाइट उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, उसके अंदर व्यक्ति भारहीनता को महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन देखिए, उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल से संतुलित होता है,
अभिकेंद्र बल के समान होता है या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन इसलिए अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। दोस्तों कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर भारहीनता का कारण पृथ्वी के आकर्षण बल का अभिकेंद्री बल के समान होना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अगर जो आप इसके नाम का अर्थ लिखें या नाम का अर्थ समझे तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है या विमोचित होती है या ऊष्मा निकलती है, उस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि आप चूने में जल मिलाते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट में जल मिलाते हैं दोस्तों, तो वो विलयन जो है वो जो है गर्म हो जाता है और ऊष्मा निकलती है। ऐसी प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही संभावित और महत्वपूर्ण है। रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों? तो सही उत्तर है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से इसलिए बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ये रेफ्रिजरेटर होता है, न्यूनतम तापमान अगर जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसके बीच रखने पर जो जीवाणु होते हैं और फफूंदी ये कम क्रियाशील या निष्क्रिय होते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? आपको बताना है। एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो सही उत्तर है दोस्तों निम्नतम तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर जो हैं वो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापे जाते हैं। दोस्तों एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान मापने के लिए किया जाता है और एल्कोहल का जो हिमांक होता है -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए यह अधिकतम तापमान मापने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इससे न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जा सकता है। तो सही उत्तर है निम्नतम तापमान ज्ञात करने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण या परासरण? तो सही उत्तर है क्रिस्टलीकरण। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से क्रिस्टल के रूप में विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। वहीं पे जो क्रोमेटोग्राफी है दोस्तों, इसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों के पृथक्करण में होता है जो एक ही प्रकार के विलयन में घुले होते हैं। तो सही उत्तर है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? देखिए, अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन या फिर अपवर्तन और परावर्तन। तो दोस्तों इंद्रधनुष या रेनबो आप देखते हैं वर्षा के बाद जब थोड़ी धूप निकल आती है तो उस समय बनता है, और ये जो है अपवर्तन और परावर्तन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। दोस्तों इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन है। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ये प्रातः पश्चिम में और सायंकाल पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखिए इंद्रधनुष अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन देखिए, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या परावर्तन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यतिकरण। देखिए साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है।
और व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती हैं तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर जो प्रेक्षक या देखने वाले की आंखों की ओर लौटती हैं और दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूह कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल या वायु से कांच। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है कांच से जल में गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि प्रकाश की किरण अत्यधिक अपवर्तनांक माध्यम से कम अपवर्तनांक माध्यम में जाए। तो सही उत्तर है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल में गुजरना प्रकाश की किरण का जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? आपको बताना है कि एक्स किरणें जो होती हैं दोस्तों, ये किस प्रकार की किरणें हैं। ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकी या प्रत्यास्थ। तो सही उत्तर है दोस्तों विद्युत चुंबकी। दोस्तों एक्स किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकी तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और विद्युत चुंबकी तरंगे बिना किसी माध्यम के ही विद्युत और चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती हैं। तो सही उत्तर है एक्स किरणें या एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरेज चिकित्सा में भी उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सही उत्तर है केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य या सभी तरंग दैर्घ्य। तो सही उत्तर है सभी तरंग दैर्घ्य को ब्लैक बॉडी विकिरण अवशोषित कर सकती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो याद कर लीजिए दोस्तों, मानव शरीर का जो प्रतिरोध शुष्क दशा में 10⁻³ ओम होता है। मानव शरीर अन्य धातुओं की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है और मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10⁻³ ओम होता है। अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, सौर कोशिकाएं प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है देखिए, परावैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग या मिलीमीटर तरंग। तो सही उत्तर है माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंग जो है उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण है। देखिए, उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, बर्फ पानी पर किस लिए तैरती है? दोस्तों सही उत्तर है बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठोस होने के बावजूद बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसका घनत्व घट जाता है और ऐसी कोई भी वस्तु जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो वो पानी पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है क्या? एक एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, दो बल जो अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में और उसी रेखा में लाइन पर कार्य करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कार के स्टीयरिंग में बलों का एक युग्म होता है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा में कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो देखिए सही उत्तर है कि हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए जो है समय मिल जाए, तो इस कारण से जो खिलाड़ी होता है वो गेंद रोकते समय गेंद का संवेग शून्य हो जाता है जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है और संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा, इसलिए वह गेंद को अंगुलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। अगला प्रश्न है
दोस्तों यहाँ पे है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तक कोई परिवर्तन, दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत ये जो है धारणा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा क्यों है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, क्योंकि उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह भिन्न हैं, एक तो सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है। और देखिए, रॉकेट में जो आपूर्ति, उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न होते हैं दोस्तों। ये रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए, यहाँ पर देखिए कि रॉकेट में ईंधन को या ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट जो है हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी और डी, रॉकेट और जेट में भिन्न भिन्न होते हैं। रॉकेट और जेट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन होता है, जबकि जेट प्लेन में ईंधन कैरोलीन या पैराफिन होता है, जिसे जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलती है। यही कारण है कि जेट को अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता है, क्योंकि बहुत अधिक ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम या समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, कब? तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं ले सकता है। समतल दर्पण द्वारा कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के बराबर, दर्पण के उतना ही पीछे पार्श्व परावर्तित, सीधा और आभासी होता है। इससे बना प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर है, समतल दर्पण द्वारा जो परावर्तित प्रकाश है उसको एक वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसी भी परिस्थिति में नहीं उस रूप में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण या पोलराइजेशन की घटना से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं? सही उत्तर है दोस्तों, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्रुवण की परिघटना केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश तरंगे दोस्तों ये अनुप्रस्थ होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये विद्युत धारा वाले चैप्टर से बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सही उत्तर है, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा या जो हमारे विद्युत उपकरण हैं उनको जलने से बचाने के लिए। तो दोस्तों होता ये है कि विद्युत परिपथ में जो फ्यूज तार होता है ये कम गलनांक का तार होता है, ये भी पूछता है। तो सामान्यतः विद्युत फ्यूज जो तार होता है तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से बनाया जाता है और इसका गलनांक कम होता है। और ये जो है, यदि विद्युत सर्किट में ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या किया जाता है, ये गलनांक जो है ये कम गलनांक वाला जो धातु का टुकड़ा होता है या तार होता है वो गल जाता है और विद्युत परिपथ में सप्लाई रुक जाती है, जिससे हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, तो बी का दूसरा हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक का है, सी का चौथा हो जाएगा। और एक्स किरणें या एक्सरेज की खोज WC रोएंटजन ने की थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ऑप्शन सी है 3, 2, 4 और 1। एक बार फिर से देख लीजिए, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी मेंडलीफ, क्वांटम सिद्धांत आपका मैक्स प्लैंक का है और एक्स किरणों की खोज WC रोएंटजन ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं?
तो सही उत्तर है वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए विंडो, एमएस डॉस, यूनिक्स या पेंटियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी पेंटियम। दोस्तों विंडो, यूनिक्स और एमएस डॉस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पेंटियम जो है कंप्यूटर प्रोसेसर का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अगला प्रश्न है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है किसी भी इंटरनेट से या इंटरनेट से सूचना के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है वेब ब्राउज़र। देखिए इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है, जैसे वेब ब्राउज़र गूगल आदि का सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में क्या चीज़ प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों सूक्ष्म संधारित्र। देखिए सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किया जाता है। देखिए याद कर लीजिए निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, आईसी चिप का प्रयोग तृतीय श्रेणी में और माइक्रो प्रोसेसर सूक्ष्म संधारित्र। देखिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में 1971 से वर्तमान तक में किया जा रहा है। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से संबंधित है और आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लाटर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा देखिए इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सही उत्तर है केवल 3 यानी प्लाटर। दोस्तों ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस ऐसा युक्ति होता है जिनसे कंप्यूटर तक कोई जानकारी उसमें निर्दिष्ट कराई जाती है, ये इनपुट दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि जो एक शब्द है PCXT का आशय क्या होता है। तो सही उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। PCXT का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए अन्य नाम क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए मेश, स्टार, ट्री या रिंग। तो सही उत्तर है मेश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों कंप्यूटर को भौतिक रूप से जोड़ा जाता है टोपोलॉजी के अंतर्गत, और नेटवर्क टोपोलॉजी ऐसी तकनीक है जिसमें नोड्स जो होते हैं ज्यामितीय रूप से एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मेश जो है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए दूसरा नाम है। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर साइंस से ही है। किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटकों और कैपेबिलिटीज यानी समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है। तो सही उत्तर क्या है? ये है एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होते हैं किसी कंप्यूटर प्रणाली में संघटक और समर्थताओं को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक या प्रोग्राम। तो सही उत्तर है प्रोग्राम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर में प्रोग्राम शब्द जो होता है वो कोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और ये कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो इसका नाम होता है दोस्तों मॉडेम। आप जानते हैं मॉडेम दोस्तों ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है और इससे इंटरनेट सर्फिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी या 5th जनरेशन किस पर आधारित है। तो दोस्तों कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आपने जाना माइक्रो प्रोसेसर पर, और 5वीं पीढ़ी किस पर? तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सही उत्तर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC यानी एस्केप। तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप जो शॉर्टकट है ये विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के
चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकॉन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो ये होता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को जो है संक्रमित कर देता है, और यह एक प्रकार का वायरस होता है जो मैक्रो भाषा में लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ये है दोस्तों, देखिए MICR तकनीक जो है ये बैंकों में चेकों को प्रोसेस्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई यानी CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में क्या काम करता है? तो सही उत्तर है कैश स्मृति या कैशे मेमोरी जो है ये CPU और मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ये देखिए, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? तो सही उत्तर है खोजी इंजन या सर्च इंजन से संबंधित है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है 42वां प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का सामान्य विज्ञान का जो है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां या नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टार टोपोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? ऑप्शन है माउस, स्कैनर, मुद्रक या मदरबोर्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। दोस्तों, इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ परिधीय उपकरण कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर यानी CPU को चारों ओर से घेरे रहते हैं। माउस, स्कैनर, मुद्रक आदि परिधीय उपकरण के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जबकि मदरबोर्ड परिधीय उपकरण में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अब आइए देखते हैं, रसायन विज्ञान से संबंधित है, गन मेटल। दोस्तों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो उत्तर है कापर, टिन और जस्ता। कापर, टिन और जस्ता। दोस्तों, गन मेटल में 88% कापर यानी तांबा, 10% टिन और 2% जिंक होता है। अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना जरूरी है? तो आप जानते हैं कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उसमें कार्बन तत्व का होना बहुत जरूरी है, और ऐसे रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, गैलियम या एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है गैलियम। दोस्तों, गैलियम ये शुद्ध रूप से नहीं मिलता, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और इसका गलनांक लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये धातु हथेली पर रखने से ही पिघल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा। तो सही उत्तर है पिटवा लोहा। दोस्तों, पिटवा लोहा जो है ये लोहे का प्योरीफाइड रूप होता है, और इसे ढलवा लोहे से प्राप्त किया जाता है। ये आघातवर्ध और तन्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में कौन कौन सी चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसमें बालू, सोडा और चूना पत्थर। देखिए, बालू, सोडा और चूना पत्थर यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, कांच के निर्माण में रेत यानी सिलिका, धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर घूर्णन भट्ठी में 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं, और इस तापमान पर तीनों ठोस पदार्थों का मिश्रण पिघल जाता है और धीरे धीरे ठंडा करने पर कांच के रूप में ठोस बन जाता है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किस एक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वारेजिया। तो सही उत्तर है दोस्तों एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो है ये खौलता हुआ द्रव होता है,
और उत्कृष्ट धातु वे होते हैं जो जल, ऑक्सीजन इत्यादि से क्रिया नहीं करते हैं। इनको घोलने के लिए एक्वा रेजिया क्या होता है? ये दोस्तों 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसमें सोना भी घुल सकता है दोस्तों या घुल जाता है। तो एक्वारेजिया उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है भारी जल या हैवी वाटर जो है इससे क्या मतलब है? तो सही उत्तर है भारी जल या हैवी वाटर वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है उसको भारी जल कहा जाता है। दोस्तों भारी जल जिसको कि D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहा जाता है और इसमें घनत्व अधिकतम होता है और साधारण जल से 11% अधिक घनत्व भारी जल का होता है। और भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो हमारे परमाणु भट्ठी होती हैं, परमाणु संयंत्र होते हैं, उसमें मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अग्निशामकों से कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आप जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है जिससे आग बुझाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप क्या है? रेडियो आइसोटोप। देखिए सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या रेडियो आयोडीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस। दोस्तों रेडियो फास्फोरस का प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके फिनाल, हाइड्रोक्साइड, गंधक का अम्ल या एथेनॉल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए फिनाल। फिनाल को जो है कार्बोलिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है और ये एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्सिन। यहाँ पर देखिए सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन होता है और दोस्तों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो हैं ये मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं और ये दोनों ही अत्यधिक हानिकारक हैं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहा जाता है। ये रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है और बेंजीन ये कैंसर कारक होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुखतः वायु प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न है प्रशीतक फ्रेयान क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रशीतक फ्रेयान जो है वो क्या है? ये डाइफ्लोरोमेथीन एक रंगहीन गैस होता है देखिए जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है और इसकी बिक्री फ्रेयान 12 बांड के नाम से की जाती है। तो सही उत्तर है आपका डाइफ्लोरोमीथेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी डाइक्लोरोमीथेन जो है ये प्रशीतक फ्रेयान का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस का ईंधन और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ये गैस किससे प्राप्त की जाती है? तो प्रोड्यूसर गैस दोस्तों भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करके जो है तप्त लाल गर्म तप्त कोक पर भाप को या जो है वाष्प को प्रवाहित करके दोस्तों प्रोड्यूसर गैस का निर्माण किया जाता है और प्रोड्यूसर गैस ईंधन और कांच और इस्पात और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है किसके लिए? तो सही उत्तर है विखंडन जो है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आप जानते हैं कि परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है जबकि हाइड्रोजन बम संलयन या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और देखिए अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो सही उत्तर है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है और प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा सर्वाधिक लगभग 80% होती है और इसमें अन्य गैसें हाइड्रोजन और कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड और भाप आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, उनके मिश्रण को पृथक कैसे किया जाता है? ऑप्शन है साधारण आसवन से, प्रभाजी आसवन से, बड़ लेखन से या भाप आसवन से। तो दो ऐसे वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं है, उनको प्रभाजी आसवन से जो है अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है, और भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोलियम पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल इसी विधि से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। देखिए कौन सी हैलोजन जो है वो कांच पर प्रहार करती है? ये है दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच की खुदाई यानी कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? तो सही उत्तर है दोस्तों, पानी को सार्वत्रिक विलायक या आयनिक लवण का सुविलायक कहा जाता है क्योंकि इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। देखिए जल आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होने के कारण इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है बहुत अधिक होता है, और इससे जो है क्या होता है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं पर विचार करिए। प्लेटिनम, सोना, तांबा और सीसा, इनके घनत्वों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब कम से अधिक की ओर। तो सही उत्तर है, देखिए सबसे कम जो है तांबा, फिर सीसा, उसके बाद आ जाएगा स्वर्ण और सबसे लास्ट में प्लेटिनम। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए आपका 3 4 2 1 आपका सही है। तांबे का जो घनत्व है सबसे कम है, उसके बाद सीसा, फिर स्वर्ण, उसके बाद प्लेटिनम आता है। प्लेटिनम का घनत्व सर्वाधिक घनत्व होता है 21.5, सोने का 19.3, तांबे का 8.95 और सीसा का 11.34 होता है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो सही उत्तर है दोस्तों, मोटर वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल या इनको संचायक बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज कहा जाता है। वाहन और इन्वर्टर में इनका प्रयोग किया जाता है। ये एनोड लेड की बनी होती हैं और इसमें कैथोड लेड ऑक्साइड से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है, और 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन वैद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में किसका होना आवश्यक है? तो सही उत्तर है, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों को भरा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो यहाँ पे है पोटेशियम, गोल्ड, लेड या सोडियम। तो दोस्तों लेड, पोटेशियम और सोडियम ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जबकि गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड है और पोटेशियम दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4। ये एक अकार्बनिक लवण है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, इसको एप्सम के नाम से जाना जाता है, और कई प्रकार की चिकित्सा में डॉक्टरों के द्वारा आंतरिक और बाह्य प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन एक कण को परमाणु के नाभिक का अंश है। न्यूट्रॉन जो है एक कण है जो परमाणु के नाभिक में होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, जेम्स चैडविक ने। देखिए कैलकुलेटर की खोज पास्कल ने की, रेडियो टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी ने, टेलीफोन का निर्माण ग्राहम बेल ने किया, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने, परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया है, और जेट इंजन फ्रैंक व्हीटल के द्वारा बनाया गया, राडार अल्बर्ट टेलर के द्वारा बनाया गया, और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों ये चैडविक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर है, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी लेकिन उसकी तीव्रता
कम हो जाएगी यदि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु पर क्या है, लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाएगा तो। अगला प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट का जो हम पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जीआईसी सामान्य विज्ञान का, उसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो है तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के लिए हमने आज की वीडियो में सॉल्व किया। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा या जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।